हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए सीटेट पेपर 2 साइंस के 100 स्पेशल मैराथन क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो कि आप लोगों के 2012 से लेकर 2022 तक यहाँ पे पूछे गए थे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम बहुत पास है, तो इस तरीके की रिविजन वीडियो की आप लोगों को बहुत ज़रूरत होती है। और साथ ही साथ इस तरीके की रिविजन वीडियो आप लोगों को देखना भी चाहिए, क्योंकि आपके जो पेपर हैं उसमें आपके MCQ बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे सीटेट साइंस की 2 पार्ट पे मैराथन कराई थी। अगर आप सीटेट साइंस पेपर 2 करके अगर आप सर्च करेंगे सीटेट साइंस पेपर 2, तो आपको वो वीडियो मेरी मिल जाएंगी, जो कि 2 पार्ट्स में आपकी पोस्ट की गई है। तो आप उन मैराथन्स को भी देख सकते हैं। और आज के सेशन में मैं आप लोगों के साथ क्लास 6 to 8 के जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं सीटेट साइंस पेपर 2 के अंदर, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, और कहीं ना कहीं आपके एक फाइनल रिवीजन में आप लोगों को ये हेल्प मिलेगी। तो चलिए आज के वीडियो में शुरू करती हूँ। और इसके अलावा अगर आप मेरे एप्लीकेशन में और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आपको कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट जो पिन के फॉर्म में मिल जाएगा, उसमें वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी। चलिए अब डायरेक्ट आपकी स्क्रीन में यहाँ पे क्वेश्चन दिखेंगे, जो कि हम साथ में सॉल्व करते हैं। अब मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे प्रश्नों को डिस्कस करूंगी। अब देखिए यहाँ पे पहले क्वेश्चन में हम लोगों को बोल रखा है कि एक पीस ले लिया आपका कॉपर का और उसको एक टेस्ट ट्यूब में डाला जिसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो देखिए यहाँ पे पूछ रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी ट्रू। अब आपने क्या किया, कॉपर को यहाँ पे जो तांबा है इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ आप यहाँ पे रिएक्ट करा रहे हो। तो आपको ये पूछ रखा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। पहले ऑप्शन में है कि कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी, यानी कि कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। अगले ऑप्शन में है कि रिएक्शन थोड़ा स्लो होगा, या फिर पॉप साउंड आपको निकलेगी जो हेयर होगी। अब देखिए पॉप साउंड तब निकलता है जब हाइड्रोजन गैस जो है ये लिबरेट होता है। इसके अलावा यहाँ पे बोल रखा है कि जो यहाँ पे रंग है इसमें परिवर्तन होगा, यानी कि कलर में चेंज देखने को मिलेगा। तो देखिए एक आपको रिएक्टिविटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। और आपको पता होगा कि जो कॉपर होता है, जो आपका तांबा होता है, वह आपका लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। और जो कॉपर है ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो यहाँ पर आपको देखने को क्या मिलेगा कि यहाँ पर किसी भी तरीके की अभिक्रिया नहीं होगी, यानी कि ये रिएक्शन आपका पॉसिबल नहीं होगा। इस क्वेश्चन का पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इसके अलावा मैं अगर आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूँ, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज जो है आपको लिख के दे रखी है, जिसमें आप देख सकते हैं ये जो कॉपर है ये आपके जो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है इनमें आपका कंसिडर किए जाते हैं, जबकि जैसे कि पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये आपके मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। तो देखिए रिएक्टिविटी पे बेस्ड होता है कि कोई आपका मेटल किसी कंपाउंड में से उस मेटल को डिस्प्लेस कर पाएगा नहीं कर पाएगा। क्योंकि कॉपर की बात की गई थी इसीलिए ये रिएक्शन यहाँ पे पॉसिबल नहीं थी। इसके अलावा देखिए अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को क्या बोल रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाउस होल्ड सब्सटेंस विल टर्न रेड लिटमस ब्लू। अब देखिए इनमें से कौन सा घरेलू पदार्थ जो है जो लाल लिटमस को नीला कर देगा। और यहाँ पे आपको ऑप्शन कुछ इस तरीके से दे रखे हैं, बेकिंग सोडा, अगला दे रखा है विनेगर, अगला दे रखा है यहाँ पे लेमन जूस, और अगला दे रखा है ब्लीच। अब देखिए आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि रेड लिटमस को ब्लू कौन करता है। रेड लिटमस को ब्लू बनाता है बेस। और अब आपको देखना है कि इनमें से बेस क्या क्या है। तो आपको इतना पता है कि जो विनेगर होता है, जो सिरका होता है, ये आपका इसमें एसिड प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो लेमन जूस है ये भी आपका एसिड है। तो यहाँ पे बी और सी तो नहीं होगा। ऐसा ऑप्शन जिसमें आपको बेकिंग सोडा और यहाँ पे ब्लीच मिल जाएगा वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है, यानी कि ए और डी आपको ऑप्शन ढूंढना है। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का डी जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहे होंगे। अब देखिए अगर हम यहाँ पे लिटमस पेपर की बात करें या नेचुरल इंडिकेटर की बात करें, तो देखिए यहाँ पर आपके 3 तरीके के इंडिकेटर होते हैं। एक होता है न्यूट्रल इंडिकेटर, जो कि आपका रेड लिटमस को रेड ही रहने देगा और ब्लू लिटमस को ब्लू ही रहने देगा। जबकि अगर एसिड इंडिकेटर की बात करें, तो एसिड में जाके आपके ये जो लिटमस पेपर होंगे
रेड लिटमस पेपर आपका रेड रहेगा, जबकि ब्लू लिटमस पेपर आपका रेड कलर में चेंज हो जाएगा। बेसिकली जो एसिड होता है ये आपका क्या करता है, ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करने का काम करता है, और जो बेस होता है वे आपका रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। और क्वेश्चन में हमसे यहाँ से पूछा था कि इनमें से कौन सा हाउस होल्ड सब्सटेंस है जो कि आपका रेड लिटमस को ब्लू कर देगा, तो आपको बेस वाले ऑप्शन की तरफ जाना था। अब इसके अलावा देखिए, अगर मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को बोल रखा है आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ मिनरल दैट बर्न विद अ फ्लेम। अब देखिए इनमें से कौन से मटेरियल है, इनमें से कौन सा मटेरियल है, कौन सा आपका यहाँ पे पदार्थ है जो यहाँ पे ज्वाला के साथ यहाँ पे दहन होता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन कुछ इस तरीके से दे रखा है, कैम्फर, इसके अलावा यहाँ पे आपको कैम्फर कोल, इसके अलावा कोल और केरोसिन, या फिर आपके जो केरोसिन है और चारकोल है, ये आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखिए फ्लेम के साथ जो बर्न होते हैं, आपने ये चीज़ देखा भी होगा, एक तो कपूर जो होता है ये फ्लेम के साथ बर्न होता है, और मैग्नीशियम रिबन की भी आपकी फ्लेम निकलती है। ये आपको एनसीईआरटी में एक्टिविटी करके दिखा रखी है। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका फर्स्ट ऑप्शन। अब देखिए मैं अगर आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को बोल रखा है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि इनमें से गलत कथन को आपको चुनना है, जो कि हमें अलग अलग ऑप्शन में यहाँ पे दे रखे हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को बोल रखा है कि जो मैग्नेट होता है वो अपनी प्रॉपर्टी हीटिंग के बाद, यानी कि अगर आप किसी चुंबक को गर्म करते हो तो उसके अंदर जो यहाँ पे उसके गुण धर्म होते हैं, यानी कि जो उसकी प्रॉपर्टी होती है वे खत्म हो जाती है। तो देखिए मैग्नेट को अगर आप उसके प्रॉपर्टी को यहाँ पे डिस्ट्रॉय करना चाहते हो तो उसको हीट करने पे उसकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाती है, ये करेक्ट है। क्योंकि अगर आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को ढूंढना है तो इस हिसाब से ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। इसके अलावा अगले ऑप्शन में दे रखा है जो बार चुंबक होते हैं, जो बार मैग्नेट होते हैं, उसके अंदर आपने देखा होगा कि जो अनलाइक पोल्स होते हैं वे आपके एक साइड रखे होते हैं, यानी कि एक बार मैग्नेट में एक तरफ नॉर्थ और एक तरफ साउथ इस तरीके से होता है, ये भी सही है। और क्योंकि आपको करेक्ट ऑप्शन नहीं ढूंढना तो ये ऑप्शन भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। इसके अलावा अगला है कि सिमिलर पोल ऑफ मैग्नेट रिपेल ईच अदर, बिल्कुल सही है कि मैग्नेट के जो समान ध्रुव वाले जो एक तरीके से जो पोल होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, वो एक दूसरे से दूर जाते हैं, तो ये भी सही है, तो ये नहीं होगा। इसके अलावा अगला ऑप्शन में यहाँ पे बोल रखा है कोबाल्ट और निकल जो है वो आपका अट्रैक्ट नहीं होता मैग्नेट से, तो ये यहाँ पे गलत है। और क्योंकि आपको गलत ऑप्शन को ही ढूंढना था इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर फोर्थ जो है ये करेक्ट होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दे रखा है। इस न्यूमेरिकल को चलिए जरा हम साथ में सॉल्व करते हैं। हम लोगों को इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि एक कार है जो कि अपनी अधिकतम चाल जो कि इसकी है 120 किलोमीटर पर हावर से अगर ये चलती है तो ये 7 घंटे और 45 मिनट यानी कि 7 आवर 45 मिनट में ये कितनी दूरी तय कर लेती है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती है, 372 किलोमीटर का डिस्टेंस ये तय कर लेती है। तो इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि ये जो कार है इसकी जो अधिकतम चाल होगी और जो औसत चाल होगी, यानी कि जो इसकी एवरेज स्पीड है और जो इसकी मैक्सिमम स्पीड है, उन दोनों में कितना अंतर होगा। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे हमें जो समय दे रखा है वो आपको यहाँ पे एक सिंगल यूनिट में नहीं दे रखा। तो सबसे पहले इसके टाइम को आप यहाँ पे बदल लीजिए। टाइम कितना दे रखा, 7 घंटे को 7 घंटे रखिए। 45 मिनट को अगर हम घंटे में बदलेंगे तो 60 से हमें इसे भाग करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखिए 5 की टेबल से मैं इसे कैंसिल आउट कर रही हूँ और उसके बाद ये 3 की टेबल से भी कटेगा। तो मैंने इसे यहाँ पे काटा तो यहाँ पे कितना आ गया 7 और यहाँ पे क्या आ गया 3/4। एलसीएम लेके अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो 31/4 जो है इसका आंसर आ जाएगा, मतलब इतने घंटे यहाँ पे आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो इसका मैक्सिमम स्पीड जो है, जो अधिकतम चाल है वो कितने दे रखी है, वो 120 किलोमीटर दे रखी है, ये तो दे रखी है। अब आप बस क्या निकालिए, इसका एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल निकाल लीजिए और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए अगर मैं एवरेज स्पीड निकालूं तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है 372 और टाइम को अभी मैंने बदला था, वो आया था 31/4। तो 31 नीचे आ जाएगा और 4 यहाँ ऊपर चला जाएगा, जो कि आप यहाँ पे 31 की टेबल से इसे कैंसिल करोगे तो ये आपका 12 बार में पूरा चला जाएगा। तो औसत चाल आपके कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। अब देखिए आपको क्या निकालना है, आपको यहाँ पे अंतर निकालना है।
आपको यहाँ पे डिफरेंस जो है वो ज्ञात करना है किस किस के बीच में। जो इसकी मैक्सिमम स्पीड है कितने दे रखी है, 120 किलोमीटर। तो 120 में से अगर आप इसकी औसत चाल जो कि अभी हमने निकाली 48, इसे आप माइनस करोगे, माइनस करके कितना आ गया 72, और 72 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, 72 किलोमीटर पर हार। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, द मेजर रीजन ऑफ यूजिंग बैकलाइट फॉर हैंडल ऑफ प्रेशर कुकर इज दैट। यानी कि आपको बताना है एक ऐसा मुख्य कारण जिसकी वजह से हम जो प्रेशर कुकर की हैंडल होती हैं उसमें हम बैकलाइट का यूज करते हैं। तो देखिए बैकलाइट की प्रॉपर्टी पूछ रखी है। अब देखिए प्रेशर कुकर का हैंडल आप कुछ ऐसी चीज से बनाना चाहोगे जो जल्दी गर्म नहीं हो, यानी कि प्रेशर कुकर के हैंडल को आप पकड़ो और इजीली उसे गैस से उतार के नीचे रख सको। और इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए वो एक ऐसा मटेरियल होना चाहिए जो हीट का बैड कंडक्टर हो, यानी कि ऊष्मा का ये क्या हो, कुचालक हो। गुड कंडक्टर होगा तो आपका हाथ जल्दी जल जाएगा, गर्म हो जाएगा, जल्दी जल जाएगा। तो आपको कैसा मटेरियल चाहिए, आपको बैड कंडक्टर चाहिए। इस क्वेश्चन का पहला जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को बता रखा है कि प्रेशर कुकर का जो हैंडल है वो बैकलाइट का बनाया जाता है, और इसका कारण मैंने अभी आपको बता दिया, ताकि आप उस हैंडल को पकड़ो और आसानी से उसे इधर उधर कर सकते हो। अब इसके अलावा अगर मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूं, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने। इसमें बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंटल इम्पैक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन द मोस्ट। अब देखिए जो आपका यहाँ पे ट्रांसपिरेशन होता है, अब ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे प्लांट या ट्री के जो आपके लीफ के आउटर मोस्ट सरफेस होती है उससे वाटर क्या होता है, इवेपोरेट होता है, इसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। अब देखिए इनमें से बोल रखा है कि इनमें से कौन सा कारक है जो सबसे ज्यादा इसे इम्पैक्ट करेगा। तो देखिए सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करती है आर्द्रता, यानी कि ह्यूमिडिटी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ट्रांसपिरेशन इज इक्विवेलेंट टू इवेपोरेशन। इवेपोरेशन जो हमारी बॉडी में होता है, अब इवेपोरेशन कब कम होता है, जब हमारे आसपास ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो, आर्द्रता ज़्यादा हो। वही चीज़ आपकी ह्यूमिडिटी यहाँ पे ट्रांसपिरेशन को भी अफेक्ट करेगी। तो यहाँ पे जो सेकेंड ऑप्शन है ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इसके अलावा देखिए अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करूं, और नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले यहाँ पे ट्रांसपिरेशन आपको बता रखा है कि एक प्लांट है और ट्रांसपिरेशन ऐसे ही अपने आप नहीं होता। जैसे कि आपको पता है कि रूट्स की हेल्प से वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है, और ये ऊपर की तरफ जाइलम के थ्रू आपको पता है कि ये यहाँ पे वाटर को ट्रांसफर किया जाता है। अब जैसे यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ, उस प्रोसेस में भी, और साथ ही साथ एक और प्रोसेस जिसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, जिससे क्या होता है कि यहाँ पे जो लीफ होती है उसमें से वाटर जो है इवापोरेट होता है, और इस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, जिसकी हेल्प से वाटर जो होता है रूट से ऊपर की तरफ पुल भी किया जाता है। ट्रांसपिरेशन की वजह से ट्रांसपिरेशन होता है, तभी वाटर को प्लांट्स क्या करता है, रूट से एब्जॉर्ब करता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो एक असर्शन रीजन हम लोगों को यहाँ पे दे रखा है। अब यहाँ पे बोल रखा है कि अ बर्ड लाइक आउल हु सी वेरी वेल इन नाइट बट नॉट ड्यूरिंग डे टाइम। अब देखिए हम लोगों ने ये आमतौर पे सुना है कि जो उल्लू होते हैं ऐसे पक्षी जो कि रात के समय में बहुत अच्छे तरीके से देख पाते हैं, पर दिन के समय में इनको नहीं दिखता। अब इसका यहाँ पे हम लोगों को जो रीज़न है वो क्या दे रखा है, इसमें बोल रखा है कि नाइट बर्ड हैव अ फाइन कोन एंड अ लार्ज नंबर ऑफ रॉड सेल इन अ रेटिना। अब देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि इनमें कुछ आपके फाइन नहीं, कुछ आपके फ्यू कोन सेल होते हैं, जबकि रॉड सेल इसमें ज़्यादा होते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको इतना ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि कोन सेल किस चीज़ के लिए काम करते हैं, रॉड सेल किस चीज़ के लिए काम करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि रेटिना के अंदर कई सारे सेल्स होते हैं जो कि आपके रॉड सेल और कोन सेल कहलाते हैं। अब जो बर्ड्स होती हैं जैसे कि आउल, वो रात के समय में इसलिए देख पाती हैं क्योंकि उनके जो रॉड सेल्स होते हैं वे काफ़ी अच्छे तरीके से एक्टिव होते हैं, जबकि जो कोन सेल होते हैं जो आपके लाइट सेंसिटिव होते हैं वो उनके में कम होते हैं। तो इस वजह से उनको डे के टाइम में कम दिखाई पड़ता है और रात के समय में सही तरीके से दिखाई पड़ता है। इस क्वेश्चन का ए जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को एक ह्यूमन आई का डायग्राम यहाँ पे दिखा रखा है, जिसमें आप देख सकते हैं कॉर्निया जो होता है आउटर मोस्ट पार्ट होता है,
रेटिना जो होता है ह्यूमन आई की स्क्रीन की तरह होता है। अगर आप किसी भी इमेज को देखते हो तो ये इमेज आपको और रेटिना पे कैसे दिखती है, इन्वर्टेड दिखती है। इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि आपने एक लीफ को देखा तो ये लीफ आपको उल्टा दिखाई दे रही है। उसके बाद ऑप्टिक नर्व के थ्रू ये ब्रेन तक जाती है और ब्रेन इसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है या फिर आइडेंटिफाई करता है कि ये इमेज किसकी है। इसके अलावा अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को बोल रखा है कि द increasing the consumption of which of the following would help you to increase the level of carbohydrate in our body। अगर आप कार्बोहाइड्रेट को अपने भोजन में कार्बोहाइड्रेट के स्तर को बढ़ाना चाहते हो तो इनमें से किसका सेवन आपको अपने भोजन में बढ़ाना पड़ेगा। पहला ऑप्शन है मक्का यानी कि मेज, अगला है मटर, अगला है सोयाबीन या फिर बादाम। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो कार्बोहाइड्रेट होता है यानी कि स्टार्च की क्वांटिटी होती है वे आपके इनमें से मक्के के अंदर देखने को मिलेगी। तो अगर आपको कार्बोहाइड्रेट को अपने शरीर के अंदर बढ़ाना है इसके लेवल को, तो आपको अपने भोजन में मक्के को यानी कि मेज़ को यहाँ पे इंक्लूड करना होगा इन चारों ऑप्शन के कंपैरिजन में। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को यहाँ पे बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 10 है। अब देखिए देखने में एक तरीके से लगेगा कि एक न्यूमेरिकल है, बट एज सच ये कोई न्यूमेरिकल नहीं है। अब यहाँ पे बोल रखा है कि 20 ml का एक मस्टर्ड ऑयल है जो कि 2 लीटर के जार में आपका डाल रखा है, जो कि प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है उस ऑयल में। तो यहाँ पे बोल रखा है कि प्रेशर कहाँ से एक्सर्ट करेगा। तो देखिए जो आपका लिक्विड होता है अगर वो प्रेशर एक्सर्ट करता है तो वो सारे डायरेक्शन में यहाँ पे बराबर प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इन ऑल डायरेक्शन, यानी कि सभी दिशाओं में जो मस्टर्ड का ऑयल है उसमें, यानी कि ये जो ऑयल है वो पूरी जार में चारों तरफ से प्रेशर एक्सर्ट करेगा। ऐसा नहीं कि एक साइड से प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है एक साइड से नहीं कर रहा। जैसे कि इसके एग्जाम्पल में आप यहाँ पे ये बॉटल को देख सकते हो, इस बॉटल में पानी डाला गया है और यहाँ पे अगर हम चारों तरफ से होल कर दें तो ये चारों तरफ से बराबर प्रेशर में पानी निकलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पानी है वो बॉटल में चारों तरफ से बराबर प्रेशर जो है वो एक्सर्ट कर रहा है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछ रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैट सॉल्युबल। इनमें से कौन से जो है विटामिन जो है वसा में यहाँ पे घुल जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे फैट सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं वो होते हैं हमारे ए, डी और ई। और अगर वाटर सॉल्युबल पूछे जाए तो वाटर सॉल्युबल होंगे बी, सी। तो देखिए ए, डी, ई जो है वो फैट सॉल्युबल है। इस हिसाब से यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। और यही क्वेश्चन अगर हम लोगों से वाटर सॉल्युबल पूछा जाता है तो वाटर सॉल्युबल कौन से होते हैं? वाटर सॉल्युबल होते हैं जो बी ग्रुप के सारे हैं और सी। बी और सी जो है ये वाटर सॉल्युबल हैं, जबकि फैट सॉल्युबल कौन से हैं? ए, डी और ई। इसके अलावा अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जाएं, और क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जाने से पहले हम लोगों को यहाँ पे एक छोटा सा फ्लो चार्ट दे रखा है जिसमें हम लोगों को बता रखा है कि कौन से ऐसे जो हैं जो वाटर सॉल्युबल हैं और कौन से ऐसे हैं जो फैट सॉल्युबल हैं। ए, डी, ई और के जो हैं वो आपके फैट सॉल्युबल होते हैं, और यहाँ पर जो आपके वाटर सॉल्युबल हैं वो कौन से हैं? वो हैं बी और सी। तो यहाँ क्वेश्चन में फैट सॉल्युबल पूछ रखा था, आपके पेपर में वाटर सॉल्युबल पूछ सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा देखिए अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को बोल रखा है कि द प्लेस इनसाइड द अर्थ क्रस्ट वेयर अर्थक्वेक ओरिजिनेट इज कॉल्ड, यानी कि हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर वो कौन सी जगह है जहाँ से अर्थक्वेक जो है वो शुरू होती है। और इस क्वेश्चन के आंसर को देने के लिए पहले आप इस डायग्राम को देखिए। तो देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए अर्थक्वेक शुरू हुआ तो हम लोगों को कहाँ फील होता है? हम लोगों को इस सरफेस में फील होता है। क्यों? क्योंकि हम नीचे नहीं रहते, हम यहाँ सरफेस में रहते हैं। तो वो सरफेस में जहाँ पे हमें फील होता है उसको बोला जाता है एपिसेंटर। और जहाँ पर असल में अर्थक्वेक आया होता है उसको हम हाइपोसेंटर या फिर फोकस के नाम से जानते हैं। और ये पूरा एरिया जहाँ पर ये अर्थक्वेक जो है वो फील होगा, जैसे कि ये डार्क बना रखा है, ये आपका क्या होगा? ये होगा आपका फॉल्ट जोन। तो आपको ये टर्म यहाँ पे पता होना चाहिए। मैंने क्या क्या बताया? मैंने आपको बताया कि जहाँ पर अर्थक्वेक आता है एक्चुअल में अर्थ के अंदर, उस जगह पर आपका वो जगह क्या कहलाती है? वो जगह आपकी हाइपोसेंटर या फिर फोकस कहलाती है। और जो एक पर्टिकुलर एरिया इस अर्थक्वेक के चपेट में पूरा का पूरा आ जाए तो ये आपके फॉल्ट जोन कहलाती है, यानी कि इस जगह पे अर्थक्वेक आता है।
और जहां पर हमें सरफेस में ये चीज फील होगी वो होगा आपका एपिसेंटर। बट इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन में हमें पूछ क्या रखा था कि अर्थ के अंदर, इनसाइड द अर्थ, भूपट्टी के भीतर हमें पूछ रखा है। तो भूपट्टी के भीतर जो पार्ट होगा जहाँ पे अर्थक्वेक आता है उसको आप फोकस बोलते हैं या फिर आप हाइपोसेंटर बोलते हैं। तो फोकस या फिर हाइपोसेंटर जिस ऑप्शन में आपको मिल जाए, यानी कि केंद्र बिंदु जो होगा फोकस का, वो आपका माना जाता है, वो भीतर का पॉइंट जहाँ पे अर्थक्वेक यानी कि भूकंप आया होता है। इस क्वेश्चन का ए जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। इसके अलावा देखिए अगर मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। सबसे पहले तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि फ्रिक्शन कितने टाइप के होते हैं। फ्रिक्शन 3 तरीके के होते हैं। एक आपका होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, जो रुकी हुई चीजों को स्टार्ट नहीं होने देता। उसके अलावा यहाँ पे अगला फ्रिक्शन होता है आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन, फिर एक फ्रिक्शन होता है रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन जब किसी एक इंक्लाइन प्लेन में कोई ऑब्जेक्ट स्लाइड करती है, और रोलिंग फ्रिक्शन जब इसमें वो रोल कर रही होती है। तो देखिए सबसे ज़्यादा तो आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रिक्शन शब्द का मतलब क्या है। फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स होता है जो कि किसी फोर्स को रोकने का काम करता है। और यहाँ पे हमें इससे संबंधित अलग अलग यहाँ पे आपको स्टेटमेंट जो है वो दे रखी है। और इसको समझने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्रिक्शन कितने तरीके के होते हैं। एक होता है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, जो कि यहाँ पर अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट में हम फोर्स इस तरफ से लगा रहे हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस तरफ से आएगी, और स्टैटिक फ्रिक्शन जब तक लगेगा तब तक आपका मोशन नहीं होगा, यानी कि मोशन जैसे ही शुरू वैसे ही स्टैटिक फ्रिक्शन आपका खत्म। उसके बाद अगला होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब देखिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन में अभी अपोजिट फोर्स लग तो रहा है पर ऑब्जेक्ट यहाँ पे स्लाइड करेगा, और रोलिंग फ्रिक्शन में चीजें यहाँ पे क्या होंगी, रोल करेंगी। तो सबसे ज्यादा जो आपका यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होता है वह आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, फिर रोलिंग फ्रिक्शन होता है। इसी सीक्वेंस में आपने यहाँ पे पढ़ा। अब देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन की तरफ जाऊं तो इस क्वेश्चन में हमें बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। हमें इनमें इनकरेक्ट यहाँ पे ढूंढना है। तो यहाँ पे अभी मैंने क्या बताया, यहाँ पे बताया कि स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा, फिर आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और उसके बाद आपका रोलिंग। तो रोलिंग सबसे कम है, और पहले ऑप्शन में बोल रखा है कि रोलिंग फ्रिक्शन आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होता है, तो ये तो गलत है और इनकरेक्ट ऑप्शन ढूंढना था। इसके अलावा यहाँ पे बोल रखा है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है, ये तो बिल्कुल सही है। इसके अलावा स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वह ज्यादा होता है रोलिंग फ्रिक्शन से, स्टैटिक तो सबसे ज्यादा होता है, तो ये भी सही है। और जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो रोलिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है। ये पहले और लास्ट ऑप्शन को एक दूसरे को रिवर्स कर दिया, तो लास्ट ऑप्शन भी सही है। तो गलत कौन सा ऑप्शन है, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन गलत है, क्योंकि आपको गलत ऑप्शन को टिक करना था, इसीलिए इस क्वेश्चन का पहला जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। इसके अलावा अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूँ तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को बोल रखा है, इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रखा है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है जो कि आपका क्या किया जा रहा है, एक लिक्विड में सबमर्ज किया जा रहा है जिसकी यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, तो वो किस तरीके से एक्ट करेगा। तो देखिए कॉन्वेक्स लेंस कुछ इस तरीके से होता है। अगर से हाई डेंसिटी में यहाँ पे सबमर्ज कर दो आप, तो ये एक डाइवर्जेंट लेंस की तरह काम करेगा, और इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, इसकी प्रॉपर्टी उल्टी हो जाएगी, ये अपसारी लेंस की तरह काम करेगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका पहला ऑप्शन। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूँ तो देखिए साउंड टॉपिक को भी मैंने आप लोगों के साथ मैराथन में यहाँ पे कवर किया ही था, जिसके अंदर यहाँ पे पूछ रखा है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड दैट डिस्टिंग्विश बिटवीन टू डिफरेंट साउंड ऑफ सेम पिच एंड लाउडनेस। यानी कि एक ऐसे आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, एक ऐसी क्वालिटी बतानी है, लक्षण बताना है जिसमें आप दो साउंड में अंतर बता सकते हो, दो ध्वनि में अंतर बता सकते हो जिसका पिच और लाउडनेस यहाँ पे सेम होगा। तो देखिए उसमें आप यहाँ पे उसके टिम्ब्री से यहाँ पे उसका जो क्वालिटी है इससे आप बता सकते हो कि वो दोनों जो आवाज़ है वो किस तरीके से डिफरेंट है जब आपकी सेम पिच और सेम लाउडनेस यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो देखिए इंटेंसिटी तीव्रता से तो नहीं पता चलेगा, श्रिलनेस देखिए पिच की हेल्प से पता चलता है, एम्पलीट्यूड भी आपका इस फैक्टर से डिनोट नहीं किया जाता है, इस फैक्टर को हम बोलते हैं टिम्ब्री। इसके अलावा अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पे बोल रखा है आइडेंटिफाई द बॉडी पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कैरेक्टर। यहाँ पे कुछ कैरेक्टर हम लोगों को दे रखे हैं, जैसे कि काफ़ी हार्ड होता है,
डू नॉट बेंड एक्सेप्ट एट मीटिंग पॉइंट, यानी कि ये ईजिली क्या होते हैं, ये ईजिली आपके मुड़ते नहीं हैं, जहाँ पे ये जुड़े हुए होते हैं उस जगह से ये आपके क्या होते हैं, बेंट होते हैं और साथ ही साथ बहुत हार्ड होते हैं। तो ये हमारी कौन सी बॉडी का पार्ट है, ये हमारी हैं अस्थियाँ, जिसको आप बोन्स के नाम से जानते हो, जो कि ईजिली कहीं पर भी मुड़ती नहीं है। जहाँ पे इसके जॉइंट्स होते हैं वहाँ से ये ईजिली मुड़ जाती है, जैसे आपके एल्बो हो गया, नी, यानी कि आपके जो घुटने होते हैं वहाँ से आप इसे मोड़ सकते हो। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को बोल रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इरिगेशन इज यूज द वाटर लॉस मिनिमम। अब देखिए सिंचाई के किन अवस्थाओं में आप जल की हानि जो है यहाँ पे न्यूनतम देख पाते हो। तो देखिए ये सारे आपके टेक्निक है, जिसमें से स्प्रिंकलर और ड्रिप सेशन आपके जो मॉडर्न सिस्टम में वो आते हैं, और देखली और राहत जो है ये आपके ओल्ड सिस्टम में आते हैं। जिसमें से हम जो सबसे बढ़िया यहाँ पे मानते हैं वो किसको मानते हैं, जो कि हम यहाँ पे पिक्चर वाइज देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को दो सिस्टम के बारे में बता रखा है। एक होता है आपका स्प्रिंकलर सिस्टम, जो कि इजीली आपने पार्क वगैरह में भी देखा होगा कि ये आपके ग्राउंड में लगा रहता है, जो कि एक फव्वारे की तरह इस तरीके से पानी इसमें से निकलता है। तो इसको हम स्प्रिंकलर सिस्टम के नाम से जानते हैं। और दूसरा होता है ड्रिप सिस्टम। अब ड्रिप सिस्टम का सबसे खास फायदा क्या है, इसमें यहाँ पे पाइप लगी होंगी और पाइप में यहाँ पे क्या होगा, होल होगा, और ये जो होल होगा ये प्लांट की सीधा रूट के पास होगा, ताकि सीधा इनके जड़ों को पानी मिले। तो आप मुझे बताइए कि इन दोनों तरीके में पानी किस में सबसे ज़्यादा आपका बचेगा, यानी कि किस में सबसे कम खर्च होगा। तो आप कहेंगे ड्रिप सिस्टम में। क्यों? क्योंकि ड्रिप सिस्टम में कोई भी अनवांटेड कहीं पर भी पानी छिड़का नहीं जा रहा, सीधा रूट तक उस पानी को पहुंचाया जा रहा है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ड्रिप सिस्टम, जो कि हम लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, हमें सेकेंड ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है। इसके अलावा देखिए अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूँ तो यहाँ पे हम लोगों को बोल रखा है कि नैप्थलीन बॉल दैट आर यूज टू रिपेल मॉथ एंड अदर इंसेक्ट आर ऑब्टेन फ्रॉम। अब जो नैप्थलीन बॉल है, जो कि हम कई सारे यहाँ पे जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको भगाने के लिए प्रयोग करते हैं, वो किस चीज़ से बनी होती है, वो यहाँ पे कोल तार से आपकी बनी होती है। ये आपने एनसीईआरटी क्लास 8 के अगर कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर अगर आप पढ़ोगे तो उसमें आपको यहाँ पे जो आपके कोल के प्रोडक्ट हैं वो बता रखे हैं, जैसे कोल तार हो गया, कोक हो गया, कोल गैस हो गया। उसमें से कोल तार जो है उससे आपकी नैप्थलीन बॉल आपकी बनती है। उसके एप्लीकेशन में हम लोगों को दे रखा है, जो कि आपका ये बताती है कि यहाँ पे ये इंसेक्ट वगैरह को रिपेल करने का काम करती है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को बोल रखा है, व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद बेस विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोड्यूस। यानी कि एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा, आपने इतना तो पढ़ा है कि एसिड और बेस अगर आपस में रिएक्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में यहाँ पे क्या बनता है, एक तो सॉल्ट बनता है, एक वाटर बनता है, और एक साथ में यहाँ हीट भी प्रोड्यूस होता है, क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो कई बार आप सेकंड और थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन तो यहाँ पे होगा नहीं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सॉल्ट, वाटर एंड हीट, क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसके अलावा अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग जनरली ट्रू ऑफ नॉन मेटल। अब हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि नॉन मेटल को लेके इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ पे सही दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे पहले ऑप्शन में दे डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। अगले में है दे डू नॉट रिएक्ट विथ एयर, अगला है दे रिएक्ट एक्टिवली विथ एसिड, और अगला है दे मेक रिंगिंग साउंड। तो देखिए रिंगिंग साउंड जो है मेटल बनाते हैं, नॉन मेटल नहीं बनाते, तो ये नहीं होगा। और यहाँ पे एसिड के साथ मेटल रिएक्ट करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे अगला ऑप्शन दे रखा है दे डू नॉट रिएक्ट विथ एयर, एयर के साथ ये रिएक्ट करते हैं, या आपके वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। इस क्वेश्चन का पहला जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। आई होप ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो रहे होंगे। और देखिए सारे क्वेश्चन आपकी क्लास 6 to 8 एनसीईआरटी बेस्ड है। अब यहाँ पे हम लोगों को बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इन द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्रॉग। मेटामॉर्फोसिस मतलब जो फ्रॉग का पूरा लाइफ साइकिल होता है, इसमें कौन सा हार्मोन जो होता है एक सिग्निफिकेंट रोल जो है प्ले करता है। सबसे पहले ये हार्मोन आप देख लीजिए, ये हार्मोन है यहाँ पे थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है
यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, जो कि आयोडीन के यहाँ पे एक रिलीज को यहाँ पे इंडिकेट करता है। और साथ ही साथ अगर हम मेटामॉर्फोसिस देखें एक फ्रॉग का, तो ये किस तरीके से होता है, सबसे पहले एग, उसके बाद टेडपोल जिसको हम लार्वा भी बोलते हैं, फिर फ्रॉगलेट आपके बनते हैं जिसके एक तरीके से पंख टाइप के आते हैं, फिर उसके बाद आपके अडल्ट फ्रॉग जो है ये बन जाते हैं। और इस पूरे प्रोसेस में थायरॉक्सिन हार्मोन यहाँ पे रिलीज होता है। और साथ ही साथ यहाँ ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्रॉग के नाम से भी जानते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है एक्स इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल, यानी कि एक्स जो है एक एसेंशियल एलिमेंट माना जाएगा यहाँ पे रेड ब्लड सेल बनाने में, हुज डेफिशिएंसी कॉज वाई, और इसकी अगर कमी हो जाए तो वाई हो जाएगा। और Z आर एब्जॉर्प्शन ऑफ X, और Z क्या है, एक तरीके का एब्जॉर्प्शन है X का। अब अगर हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करने लगे कि XYZ क्या है, तो देखिए रेड ब्लड सेल को बनाने में ये आयरन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। तो देखिए हमारी बॉडी में आयरन की जो एक यहाँ पे कमी हमारी बॉडी में नहीं होनी चाहिए, कैल्शियम यहाँ पे नहीं होगा। तो देखिए दो ऑप्शन में आपको आयरन मिल रहा है, और आयरन की कमी से, आयरन की डेफिशिएंसी से एनीमिया होता है, ये तो सभी को पता है। तो ये दोनों ऑप्शन में। अब देखिए आगे बोल रखा है कि Z आर एब्जॉर्प्शन ऑफ X। अब देखिए यहाँ पे अगर आप आयरन अपनी बॉडी में चाहते हो कि आपकी बॉडी में आयरन मिले, तो आप यहाँ पे विटामिन ए खाओगे या विटामिन सी खाओगे। तो विटामिन सी जो है इसके लिए इंटेक किया जाता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो सेकंड जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो देखिए यहाँ पे आपके दो तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक और एक आपके होते हैं यूकैरियोटिक। और प्रोकैरियोटिक में क्या होता है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो आपका डिफाइन नहीं होता इसमें, जबकि जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो डिफाइन होती है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पेयर आपका यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का है। तो देखिए सबसे पहले अमीबा जो है एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, पर बैक्टीरिया जो है वो एक प्रोकैरियोटिक है। तो इसमें यहाँ पे पैरामीशियम जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया और पैरामीशियम है ये दोनों ऐसे पेयर हैं जो कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में यहाँ पे आ जाएंगे। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 24 हम लोगों के सामने है, जिसमें बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूट्रल सॉल्ट। सॉल्ट तो हो पर वो एक न्यूट्रल सॉल्ट हो। तो सोडियम एसीटेट जो होता है ये न्यूट्रल नहीं होता, ये आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। सोडियम कार्बोनेट जो होता है ये भी बेस होता है। यहाँ पे जो अमोनियम यहाँ पे क्लोराइड होता है ये बेस होता है। जो सोडियम क्लोराइड होगा यानी कि NaCl है ये एक न्यूट्रल बेस यहाँ पे माना जाता है। इस क्वेश्चन का फर्स्ट जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। इसके अलावा अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम कैन नॉट बी स्टोर इन एन एल्यूमिनियम जार। इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ हम यहाँ पे एल्यूमिनियम के जार में नहीं रख सकते। तो देखिए एल्यूमिनियम के जार में आपने अपने घरों में भी सुना होगा, जो हम यहाँ पे पिकल्स होता है, जो हम अचार होता है वो नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि ये इसके साथ रिएक्ट करके यहाँ पे एक पॉइजनस सब्सटेंस जो है यहाँ पे बना देता है, जो कि हमारी बॉडी में एक स्लो पॉइजन का काम कर सकता है। इस वजह से यहाँ पे थर्ड जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूँ, जिसमें बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस डज नॉट इन्वॉल्व द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन इट्स वर्किंग। यानी कि इनमें से कौन सा आपका एप्लीकेशन नहीं है, वो भी किसका, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। तो देखिए यहाँ पर जो आपके जनरेटर है और मोटर है और बेल है ये इसका एक एप्लीकेशन माने जाते हैं, पर इलेक्ट्रिक हीटर इसका नहीं माना जाता। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका तीसरा ऑप्शन। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 27 अगर हम देखें तो यहाँ पे बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल रिलीव बाय मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम होता है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपका एक बेस है, और बेस आपका किस चीज में रिलीव कराएगा, एसिडिटी में रिलीव कराएगा। सिंपल सी बात है, यानी कि ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है ये एक एंटी एसिड की तरह काम करता है, तो ये एसिडिटी में आपको हेल्प करता है। तो यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 28 अगर हम देखें तो यहाँ पे बोल रखा है मिक्सिंग ऑफ बेकिंग सोडा विथ लेमन जूस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स।
along with the evolution of gas X। अब देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि अगर आप यहाँ पे बेकिंग सोडा को अगर आप लेमन जूस के साथ डालें तो यहाँ पे आपको क्या होगा कि इसमें बबल्स आपको दिखने लग जाएंगे और बबल्स के साथ साथ एक गैस जो है वो इवॉल्व होगी। तो आपको वो गैस जो है वो बतानी है। तो देखिए बेकिंग सोडा को अगर आप यहाँ पे लेमन जूस यानी कि एसिड के साथ जब आप रिएक्ट करते हैं तो इसमें यहाँ पे आपको जो इवोल्यूशन ऑफ गैस और बबल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो देखिए इसकी इक्वेशन किस तरीके से बनती है। ये जो लेमन जूस होता है इसमें आपको पता है कि सिट्रिक एसिड जो है यहाँ पे प्रेजेंट होता है और जब ये आपका बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ आपका रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर ये CO2 गैस को रिलीज करता है और जिसके साथ आपको बबल्स दिखते हैं। तो यहाँ पे जो गैस आपकी इवॉल्व होगी वो आपकी होगी कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 29 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज मोस्ट यूजुअली डिस्ट्रॉय विटामिन वाइल कुकिंग, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि कुकिंग के दौरान यहाँ पे जो हम यहाँ पे कुकिंग करते हैं भोजन पकाते समय ये आसानी से नष्ट हो जाता है। तो ये आप याद करिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी जो कि आपका सिट्रस फ्रूट में भी प्रेजेंट होता है, इस वजह से हमें जो सिट्रस फ्रूट होते हैं उन्हें बिना पकाए खाना होता है क्योंकि कुकिंग के दौरान ये यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 30 अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं तो यहाँ पे बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज इन अ सिंपल पेंडुलम विद लीड टू एन इंक्रीज ऑफ इट्स टाइम पीरियड। तो देखिए अगर उसके टाइम पीरियड को अगर आपको बढ़ाना है तो आपको करना क्या पड़ेगा, आप उसकी लेंथ को बढ़ा दीजिए। ये आपका पेंडुलम है, आपका पेंडुलम ये ऐसे मूव कर रहा है, इस तरीके से मूव कर रहा है। तो अगर इसकी लेंथ जो है वो बढ़ जाएगी, लंबाई जो है इसकी बढ़ जाएगी इस पेंडुलम की, तो वो और दूर तक जाएगा और वापस आने में भी उतना ही समय लगाएगा। तो यहाँ पे उसकी लेंथ को आप बढ़ा दीजिए तो यहाँ पे क्या होगा, उसको समय भी ज़्यादा लगेगा। इस क्वेश्चन का पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। अब चलिए कुछ और क्वेश्चन हम डिस्कस करें। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पे बोल रखा है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग प्लास्टिक, यानी कि प्लास्टिक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको सही दे रखा है, इसका चुनाव करना है। तो पहले ऑप्शन में यहाँ पे बोल रखा है कि जो थर्मोप्लास्टिक होता है उसको आप मोल्ड कर सकते हो अलग अलग शेप में। तो यहाँ पे आपको थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है ये पता होना चाहिए। अब अगले ऑप्शन में बोल रखा है कि जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है वो सॉफ्ट हो जाता है, जो कि गलत है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एक बार सेट होने के बाद उसको आप हीटिंग से उसके शेप को चेंज नहीं कर सकते। और अगले ऑप्शन में बोल रखा है जो बैकलाइट है वो थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल है जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल है, तो ये भी गलत है। और लास्ट ऑप्शन में बोल रखा है कि जो पॉलीथीन और पीवीसी है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल है जबकि पॉलीथीन और पीवीसी जो है वो थर्मोसेटिंग के नहीं थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे ये भी गलत है। तो इस हिसाब से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी होगी, जो कि पहली स्टेटमेंट है जिसमें बोल रखा है कि थर्मोप्लास्टिक को आप क्या कर सकते हो, बार बार यहाँ पे मोल्ड करके इसकी शेप को चेंज कर सकते हो बाय हीटिंग। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका पहला ऑप्शन। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को एक मैच द फॉलोइंग यहाँ पे दे रखा है और मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन में अगर आपको एक या दो ऑप्शन जो होता है वो क्लियर हो तो आप यहाँ पे उन क्वेश्चंस को इजीली यहाँ पे टैकल कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं देखूं कि आपको अगर कॉटन का पता है कि कॉटन का ओरिजिन कहाँ से होता है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। कॉटन जो होता है एक, आपने देखा होगा कॉटन को कभी भी आपने टीवी वगैरह में वो आपके बल्ब की फॉर्म में होते हैं, ये फ्लावर होते हैं। कॉटन ये जो कपास होता है ये एक फ्लावर होते हैं। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे सिल्क देखें तो सिल्क क्या होता है, सिल्क आपके ककून से बनते हैं, तो इस हिसाब से सिल्क जो होगा ये ककून होगा। और दो ही मैच द फॉलोइंग से आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे डी ऑप्शन में यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी चीज़ें आप मैच कर सकते हो कि वो सही है या गलत है। तो मैच द फॉलोइंग तो हमेशा ही इजी क्वेश्चन में यहाँ पे कंसिडर होते हैं क्योंकि आपको एक या दो पार्ट ही यहाँ पे पता होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहाँ पे बोल रखा है इनमें से चार आपको सेट बताने जो कि आपकी रबी फसल यानी कि जो रबी क्रॉप में से इनमें से कौन से हैं। तो देखिए रबी क्रॉप इनमें से देखिए ग्राम जो चना होता है वो तो आपका रबी क्रॉप होता है, तो ये तीनों ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा मस्टर्ड जो होता है ये आपका एक रबी क्रॉप होता है जो कि आपको यहाँ पे
तीन और ऑप्शन में मिल रहा है। इसके अलावा जो पी होता है ये भी आपका एक रबी क्रॉप होता है, जो कि आपको यहाँ पे सी और यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में मिल रहा है। साथ ही साथ व्हीट, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका रबी क्रॉप है। जबकि पैडी, सोयाबीन, ग्राउंडनट और मेज जो है ये आपके खारीफ क्रॉप हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पर अगर आप ये पेयर देखते हैं तो यहाँ पर जो चना, इसके अलावा सरसों, मटर और गेहूं जो है ये रबी फसल में आते हैं। यहाँ पे हमें पहले ऑप्शन में ये दे रखे हैं। इस क्वेश्चन का फर्स्ट जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। इसके अलावा एक और मैच द फॉलोइंग आपको यहाँ पे दे रखा है, और जैसे कि मैंने मैच द फॉलोइंग के लिए आपको बोला कि कुछ पर्टिकुलर पार्ट अगर आपको क्लियर हैं तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको, अगर हम इस मैच द फॉलोइंग को डिस्कस करें तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि एल्गी का जो आपका फॉर्मेशन है वो किस तरीके से होता है। तो देखिए एल्गी जो होता है ये फर्मेंटेशन से आपका फॉर्म होता है। तो यहाँ पे ए का सेकेंड हो जाएगा। और जो यहाँ पे हम लोगों को फंगी बता रखा है, फंगी स्पोर फॉर्मेशन से आपका जर्मिनेट करता है। तो दो से ही आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सा पार्ट आपका सही होगा। और ये जो कैक्टस है, एक यहाँ पे पार्ट होता है डिटैच पार्ट, यानी कि शरीर का अलग हुआ भाग कैक्टस कहलाता है। इस हिसाब से यहाँ पे डी जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब इसके अलावा अगर मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूँ, मोशन चैप्टर से ये क्वेश्चन इस तरीके का पूछा गया है। और इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि एक कार जो है हाफ जर्नी जो है वो v1 स्पीड से और अगली जो नेक्स्ट हाफ जर्नी है वो v2 स्पीड से आपका ट्रैवल करती है। तो इसका एवरेज स्पीड आपको निकालना है। तो देखिए एवरेज स्पीड का अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो लास्ट में इसका फॉर्मूला बनता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका डी ऑप्शन। और ये फॉर्मूला कई जगह पे यूज होता है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका डी ऑप्शन है। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे बोल रखा है जो इनर लाइनिंग होती है हमारी स्टमक की इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक जूस। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं वो आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करते हैं, ये तो हमें पता है। अब इससे प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी इनर लाइनिंग में गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है क्या सिक्रीट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये म्यूकस को सिक्रीट करते हैं ताकि हमारी जो इनर लाइनिंग है ये यहाँ पे बच जाए। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूँ तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है कि इनमें से कौन सी एक्टिविटी ऐसी हो सकती है जिसमें हमारे जो मिट्टी होगी, जो सॉइल होगा, उसमें हम पोषण को बढ़ा सकते हैं। न्यूट्रिएंट को बढ़ाने की बात की गई है। और न्यूट्रिएंट को बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप यहाँ पे उसमें मैन्यूर यानी कि खाद और जो आपके उर्वरक हैं, जो फर्टिलाइजर है वो आप ऐड करें, ये सबसे बढ़िया तरीका है। तो देखिए इसके अलावा क्रॉप रोटेशन करते रहें। क्रॉप को अगर आप रोटेट करते रहोगे तो भी उसके न्यूट्रिएंट जो हैं उसमें रहेंगे। डीप प्लफिंग करके यानी कि गहरी जुताई करके तो उसके न्यूट्रिएंट खत्म हो जाते हैं। साथ ही साथ इरिगेशन से इतना फायदा होगा नहीं। और यहाँ पे आपको इरिगेशन लास्ट ऑप्शन में भी दे रखे हैं। इस क्वेश्चन का बी जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है आफ्टर डिगिंग अ ग्रास प्लांट a student on observing it root and leaf note down the following observation। अब देखिए यहाँ पे अगर एक ग्रास प्लांट को एक बच्चा देख रहा है तो यहाँ पर वो क्या देखेगा, यहाँ पर वो देखेगा कि ग्रास प्लांट जो होंगे उसके रूट कैसे होंगी। उसके रूट कैसे होती है, फाइबर। आपने छोटे से ग्रास को भी देखा होगा, उसकी रूट हमें इस तरीके से फाइबर की तरह दिखाई पड़ती है। तो टैप रूट तो उसमें होगा नहीं क्योंकि ग्रास प्लांट को वो बच्चा यहाँ पे देख रहा है। और साथ ही साथ उसकी जो उसमें लाइंस होंगी, जो ग्रास के ऊपर लाइंस होती हैं वो किस तरीके से होती हैं, वो पत्ते पतले पतले होते हैं और इस तरीके से लंबी लंबी रेखाएं उसमें होती हैं। तो ग्रास के ऊपर आपको पैरेलल वेनिएशन देखने को मिलता है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बी ऑप्शन। अब इसके अलावा अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को बोल रखा है कि एक कॉपर वेसल इज एक्सपोज टू ह्यूमिड। अगर एक कॉपर वेसल को अगर हम ह्यूमिड में रखें काफ़ी लंबे टाइम के लिए तो वो एक डल ग्रीन कलर की कोटिंग उसके ऊपर हो जाती है। तो ये जो ग्रीन कलर का मटेरियल है ये किसकी वजह से आता है। तो देखिए जब इसे यहाँ पे एयर के साथ एक्सपोज किया जाता है
तो ये क्या बनाता है, ये यहाँ पे कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से इसका यहाँ पे रस्टिंग देखने को मिलती है, और रस्टिंग की वजह से ही इसके ऊपर ये ग्रीन कलर की कोटिंग आपको देखने को मिलेगी। इस क्वेश्चन का फर्स्ट जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। इसके अलावा अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ 3 पेट्रोकेमिकल, यानी कि पेट्रोलियम के प्रोडक्ट आप लोगों को यहाँ पे बोल रखा है। तो कोल तार तो पेट्रोलियम का प्रोडक्ट होता नहीं है, रायन भी पेट्रोलियम का प्रोडक्ट होता नहीं है, कैस्टिक सोडा भी पेट्रोलियम का प्रोडक्ट नहीं होता। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, पॉलिएस्टर और साथ ही साथ बिटुमीन। तो ये आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट माने जाते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ सेल ऑर्गेनल फाउंड इन एनिमल सेल। तो देखिए एनिमल सेल में इनमें से कौन कौन सी चीज़ें आपके फाउंड होती है ये आपको पूछ रखा है। तो देखिए एनिमल सेल में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि सेल वॉल जो है ये आपका फाउंड नहीं होती। तो सेल वॉल वाले जितने ऑप्शन है आप उसे यहाँ पे क्रॉस कर दीजिए। और क्लोरोप्लास्ट भी आपके प्लांट जो एनिमल सेल है उसमें फाउंड नहीं होती, वो प्लांट सेल में होती है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन तो कट गए। तो आपको क्या क्या मिलता है एनिमल सेल में, एक सेल मेम्ब्रेन, एक साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और वैक्यूल। इस क्वेश्चन का ए जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस दे रखी होती है, मल्टीपल आपको वर्ड्स दे रखे हैं, तो उसमें आप कुछ ऑप्शन को पिक भी करेंगे तो भी यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूँ तो यहाँ पे बोल रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओजोन। ओजोन के बारे में हमें यहाँ पे अलग अलग स्टेटमेंट दे रखी है जो कि हमें बताना यहाँ पे सही होगी। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन को गौर करूँ तो ये बोल रखा है कि ओजोन जो है आपका हाई लेवल एटमॉस्फेयर में आपका फॉर्म होती है, जो कि अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं उनके एक्शन से आपका ये हमें प्रोटेक्ट करती है। तो ये यहाँ पे सही है। इसके अलावा अगला है कि हमें हार्मफुल रेज से प्रोटेक्ट करती है, ये भी यहाँ पे सही है। ये आपके ऑक्सीजन से नहीं बनी होती, ये तो गलत है। और ब्रेकिंग डाउन ऑफ ऑक्सीजन इनटू ओजोन इनटू ऑक्सीजन इज नॉट कंसिडर अ केमिकल चेंज। ये केमिकल चेंज नहीं है, तो बिल्कुल केमिकल चेंज है। यानी कि O3 से O2 बन रहा है तो ये केमिकल चेंज नहीं है बोल रहे हैं, तो ये तो केमिकल चेंज है। तो इस हिसाब से ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे हो जाएंगी गलत, और यहाँ पे जो पहली और दूसरी स्टेटमेंट सही है जो कि आपको डी ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है। इसके अलावा अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को ये बोल रखा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, जहाँ पे बोल रखा है कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो आपका कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। ये गलत है, मैंने आपको बताया था स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होता है। रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वह आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है, ये आपको बोल रखा है, ये भी गलत है। रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वह कम होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है, ये तो गलत ही है। स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा कम होता है। अब स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होता है, सॉरी, आपका स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन से। अगले ऑप्शन में बोल रखा है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है वह रोलिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है पर स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है, ये बिल्कुल सही है। जब आप इसके सीक्वेंस को देखो तो स्टैटिक सबसे ज़्यादा, फिर स्लाइडिंग और उसके बाद लास्ट में रोलिंग। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का डी जो ऑप्शन है यहाँ पे सही आंसर है। इसके अलावा अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोल रखा है द प्रोसेस ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट कैन बी सीन व्हेन, यानी कि जो लाइट आपकी 7 कलर में अलग अलग तरीके से ये आपका ब्रेक होती है, ये जो डिस्पर्जन का प्रोसेस है आपको कब और कहाँ देखने को मिलेगा। तो देखिए डिस्पर्जन का जो प्रोसेस है वो हम लोगों को यहाँ पे पहले ऑप्शन में बोल रखा है कि पासिस थ्रू अ सोप बबल। अब ये सोप बबल से पास होगा तब आपको देखने को मिलेगा। और इसके अलावा यहाँ पे बोल रखा है फॉल ऑन द सरफेस ऑफ सीडी। सीडी में तो आपने देखा भी होगा कि अलग अलग कलर दिखाई पड़ते हैं। पासिस थ्रू अ रेन ड्रॉप, रेन ड्रॉप से होता है। क्यों रेन ड्रॉप से होता है, आपसे रेनबो दिखने को मिलता है। इसके अलावा गेट फ्यूज ऑन द सरफेस ऑफ द शाइनिंग मार्बल। अब मार्बल में ये फ्यूज होता है, ये यहाँ पे सही नहीं है। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका वो ऑप्शन जिसमें आपको 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड दे रखे हैं, जो कि आपको ए ऑप्शन में यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसके अलावा अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूँ तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है आउट ऑफ 8 प्लैनेट, जो आपके 8 प्लैनेट है, 6 प्लैनेट जो है सोलर सिस्टम के वो आपका क्या करते हैं, वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं। आपको पता होगा वेस्ट टू ईस्ट।
और जो दो प्लैनेट है वो आपके ईस्ट टू वेस्ट आपके रोटेट करते हैं। जो दो प्लैनेट अलग तरीके से रोटेट करते हैं आपको बताना है वो कौन से हैं। तो वो पेयर है आपका, देखिए मरकरी जो है आपका वेस्ट टू ईस्ट ही रोटेट करती है, तो ये तो यहाँ पे गलत है। और नेपट्यून भी आपका वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है, तो ये तो आपके कौन से हो गए, जो आपके वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं। जबकि ईस्ट से वेस्ट जाने वाले कौन से हैं, वो आपके हैं वीनस और यूरेनस। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। इसके अलावा अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वेन्स। जो हमारी वेन्स होती हैं इसके बारे में, जो हमारी शिराएं होती हैं उनके बारे में हम लोगों को यहाँ पे अलग अलग कथन दे रखा है और यहाँ पे हमें बताना है कि इनमें से कौन सा आपका यहाँ पे सही है। तो देखिए पहले ऑप्शन बोल रखा है वेन्स कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल बॉडी पार्ट बैक टू हार्ट, ये सही है। ये CO2 कैरी करता है। ये थिक वॉल नहीं होता, ये थिन वॉल है, ये गलत है। इसके अलावा यहाँ पे क्या है, वेन्स हैव वॉल विच अलाउ ब्लड टू फ्लो इन वन डायरेक्शन इन हार्ट, ये सही है। वेल्स के पास यहाँ पे वेन्स के पास यहाँ पे वेल्स होते हैं जो कि ब्लड में फ्लो एक ही डायरेक्शन में अलाउ करते हैं, जो कि यहाँ पे सही दे रखा है। इस हिसाब से यहाँ पे डी जो ऑप्शन है ये सही आंसर है। इसके अलावा अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को दे रखा है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। अब देखिए यहाँ पे हमें पहचानना है कि इनमें से कौन कौन से क्या हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला आपको जो हिंट दे रखी है वो दे रखी है एक नॉन मेटालिक ल्यूब्रिकेंट है। लुब्रिकेंट है पर ये एक नॉन मेटल की तरह काम करेगा। अगले ऑप्शन में अ मेटल विच डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर बट रिएक्ट विथ स्टीम, एक ऐसा मेटल जो आपका पानी के साथ तो रिएक्ट नहीं करता पर स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। अगले में बोल रखा है अ मेटल विच इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर, जो कि बेकिंग पाउडर बनाने में काम आता है। या फिर अ नॉन मेटल विच इज यूज इन फायर क्रैकर। अब आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा क्या है। तो देखिए एक ऐसा नॉन मेटालिक ल्यूब्रिकेंट कौन सा होता है, ये होता है आपका फॉस्फोरस। और इसके अलावा एक ऐसा मेटल जो पानी के साथ रिएक्ट ना करके स्टीम के साथ रिएक्ट करे, वो है आपका जिंक। इसके अलावा यहाँ पे जो बेकिंग पाउडर है वो आपका सोडियम से बनता है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक ऐसा नॉन मेटल जो कि आपका फायर क्रैकर में यूज किया जाता है, वो है आपका सल्फर। तो इस हिसाब से ये पेयर आपको पहले ऑप्शन में यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएं तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू रिगार्डिंग फंगाई। तो देखिए फंगाई से रिलेटेड हम लोगों को यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखे हैं और हमें बताना है कि यहाँ पे इनमें से क्या सही होगा। तो देखिए यहाँ पे बता रखा है दे आर प्लांट, ये सही है। और इसके अलावा दे डोंट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ये भी यहाँ पे सही है। इसके अलावा हम लोगों को बोल रखा है ऑल फंगाई आर यूनिसेलुलर, तो देखिए ये सही नहीं है। कुछ फंगाई जो होते हैं वो आपके यूनिसेलुलर भी होते हैं, कुछ मल्टीसेलुलर भी होते हैं, तो ये गलत है। और अगला है सम फंगाई हेल्प इन प्रोड्यूसिंग एंटीबायोटिक, तो एंटीबायोटिक बनाने में हेल्प करते हैं, ये सही है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का बी जो ऑप्शन है यहाँ पे सही होगा 1, 2 और 4। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो देखिए हार्मोन से संबंधित यहाँ पे ये क्वेश्चन दे रखा है जिसमें बोल रखा है ए जो है एक मास्टर ग्लैंड है। ए जो है एक मास्टर ग्लैंड है और मास्टर ग्लैंड हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। तो यहाँ पे बी और सी तो यहाँ पे पहले गलत हो गए। और आगे हमें बता रखा है एज इट कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन बी एंड सी, बी और सी के सिक्रीशन को ये कंट्रोल करता है थायराइड और एडेनल ग्लैंड से। और ए जो है वो आपका सिक्रीट करता है डी हार्मोन को और विच प्रोड्यूस ई इन अडोलेसेंस। तो देखिए अडोलेसेंस के टाइम में इनमें से क्या आपके सिक्रीट होते हैं, सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए। इस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि ए करेक्ट है या आपका डी करेक्ट है, क्योंकि अडोलेसेंस देके यहाँ पे हिंट आपको दे दी। तो अडोलेसेंस के टाइम में आपको पता होगा कि यहाँ पे ओवरीज टेस्टिस जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो है यहाँ पे एक तरीके से अराइज होता है। तो इस हिसाब से हिंट से भी आप इस क्वेश्चन का आंसर डी जो ऑप्शन है ये करेक्ट बोल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम देखें तो अगले क्वेश्चन में बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। तो देखिए ट्रांसफर ऑफ हीट 3 तरीके से होता है, कंडक्शन, रेडिएशन और कन्वेक्शन। और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है पहले में कि कन्वेक्शन जो होता है वो वाटर और लिक्विड और गैस दोनों में होता है, यानी कि लिक्विड और गैस में ही होता है, ये सही है। इसके अलावा यहाँ पे बोल रखा है कि रेडिएशन कैन नॉट टेक्स प्लेस इन गैस, गैस में रेडिएशन नहीं होता, ये यहाँ पे गलत दे रखा है। अगला है कंडक्शन टेक्स प्लेस इन गैसेस, अब कंडक्शन गैसेस में भी होता है, तो ये सही है।
और साथ ही साथ यहाँ पे बोल रखा है हीट कैन बी ट्रांसफर थ्रू मोर देन वन मोड साइमल्टेनियसली, एक से ज़्यादा मोड में ये इजीली जल्दी से जल्दी ये ट्रांसफर हो जाता है, तो ये भी सही है। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे आपको गलत दे रखा है? यहाँ पे आपको गलत दे रखा है कि रेडिएशन जो है आपका गैसेस से नहीं हो सकता है, ये आपको गलत दे रखा है। क्योंकि आपको गलत ऑप्शन को चुनना था, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम जाएं तो अगले क्वेश्चन में बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड पॉलिनेशन इन प्लांट। फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन से संबंधित इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है आपको करेक्ट आपको दे रखा है, ये आपको ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे अलग अलग स्टेटमेंट दे रखा है, जिसमें बोल रखा है पहला कि ओवरीज ऑफ अ फ्लावर मैच्योर इनटू फ्रूट। ओवरीज जो है आपके फ्रूट में बनती है, ओव्यूल जो है सीड बनाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि ओवरी क्या बनाती है, ये फ्रूट बनाती है, तो ये यहाँ पे सही है। सीड ऑफ द प्लांट फ्रॉम द ओव्यूल्स फॉर फर्टिलाइजेशन। अब देखिए ये क्या बोल रखा है कि सीड जो होंगे प्लांट के, ये आपके फॉर्म होंगे फॉर्म द ओव्यूल। अब देखिए सीड ओव्यूल नहीं बनाते, ओव्यूल सीड बनाते हैं, तो ये यहाँ पे गलत है। इसके अलावा ये बोल रखा है पॉलिनेशन टेक्स प्लेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन जो होगा वो फर्टिलाइजेशन के बाद होगा, तो देखिए पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन के बाद नहीं, पहले होता है। इसके अलावा यहाँ पे बता रखा है कि पॉलिनेशन जो होगा उसमें सीड आर डिस्पर्स्ड बाय विंड। अब ये जो हम लोगों को यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन दे रखा है, इसमें बोल रखा है इन पॉलिनेशन सीड आर डिस्पर्स्ड बाय विंड, वाटर, बर्ड या इंसेक्ट। तो देखिए ये जो सीड्स होते हैं ये एक तरीके से फर्टिलाइज ओव्यूल होते हैं, जो कि यहाँ पे एक फाइनल प्रोडक्ट होते हैं, तो ये आपके डिस्पोज नहीं किए जाते, तो ये भी यहाँ पे गलत है। यहाँ पे लास्ट ऑप्शन बोल रखा है फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द ओव्यूल। फर्टिलाइजेशन ओव्यूल के अंदर होता है, ये यहाँ पे सही है। तो देखिए यहाँ पे आपको पहला और फिफ्थ ऑप्शन यहाँ पे सही दे रखा है, जो कि आपको पहले ऑप्शन में यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है द इमेज फॉर्म बाय अ पिन होल कैमरा इज रियल। जो इमेज फॉर्म होता है पिन होल कैमरा से वो रियल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइट प्रोवाइड द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस फिनोमिना। तो इनमें से कौन सा फिनोमिना यहाँ पे सही रहेगा? तो देखिए यहाँ पे जो इमेज फॉर्म होती है आपकी पिन होल कैमरा से, वो आपकी रियल होती है, और इस तरीके से आपकी एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू ये आपकी रेज जो है वो ट्रैवल करती है। तो बेसिकली यहाँ पे आपका रिफ्रैक्शन आपको होता नहीं है, साथ ही साथ मल्टीपल कलर में ये स्प्लिट होते नहीं है, और एनर्जी का फॉर्म है ये सही तरीके से आपकी चीज़ें बताएगा नहीं। तो पिन होल कैमरा से जब रे ऑफ लाइट जाएगी बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी और इस तरीके से वो पास होते हुए जाती है, तो ये क्या इंडिकेट करती है कि लाइट जो है एक स्ट्रेट लाइन में आपका ट्रैवल कर रही है। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में एक एलिमेंट है एक्स, जो कि आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे ऑक्साइड जो है आपका प्रोड्यूस करती है, और जो ऑक्साइड प्रोड्यूस करती है रेड लिटमस को आपका ब्लू कर देती है। तो एक्स आपका क्या है आपको बताना है। तो देखिए रेड लिटमस को ब्लू कौन करेगा? रेड लिटमस को ब्लू आपका बेस करेगा, और जब आप यहाँ पे सल्फर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करोगे तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, और सल्फर डाइऑक्साइड जो है आपका यहाँ पे रेड लिटमस को ब्लू करने का काम करता है, और यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पहला ऑप्शन। इसके अलावा अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इफ लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आर बोथ डबल। अगर दोनों को डबल कर दिया जाए तो यहाँ पे क्या होगा आपको ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, सबसे पहले तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता आना चाहिए, R इक्वल टू रो एल बाई ए। अगर इस फॉर्मूला में मैं लेंथ को यहाँ पे क्या कर दूँ, लेंथ को मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, डबल कर रही हूँ, तो लेंथ हो जाएगा 2L, और एरिया भी क्या हो जाएगा 2A, क्योंकि दोनों को डबल करना है। तो अगर दोनों के दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे, तो ऐसे केस में जब ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे तो कोई आपको चेंज देखने को थोड़ी मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का डी जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें, तो देखिए आफ्टर फर्टिलाइजेशन अ जाइगोट विल डेवलप इन अ ह्यूमन मेल इफ। अब देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि फर्टिलाइजेशन के बाद एक जाइगोट जो होगा वो आपका ह्यूमन मेल में आपका कब डेवलप होने वाला होगा, ये आपको बोल रखा है। जिस केस में यहाँ पे स्पर्म के अंदर एक आपका वाई क्रोमोसोम होगा तो ये मेल में ही डेवलप होने लग जाएगा।
तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बी ऑप्शन। इसके अलावा अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखूँ तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है कि अगर हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपका इंटेक करते हैं जो कि इफेक्टिव रेमेडी मानी जाती है एसिडिटी में, तो यहाँ पे बताना है कि द केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन द प्रोसेस ऑफ, तो इसमें आपका कौन सा केमिकल रिएक्शन होगा। तो देखिए सबसे पहले तो आपको पता है कि इस प्रोसेस से न्यूट्रलाइजेशन है ये पॉसिबल हो रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा, ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपका HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है इसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पे हो रहा है, और डबल डिस्प्लेसमेंट और न्यूट्रलाइजेशन दोनों साथ में हो रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का सी जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। इसके अलावा अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है विच प्रॉपर्टी ऑफ एल्यूमिनियम मेक इट सुटेबल फॉर मेकिंग फॉइल फॉर रैपिंग फूड। अब देखिए इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी होती है एल्यूमिनियम की जो कि इसे फूड रैप करने में, यहाँ पे फॉइल पेपर बनाने में मदद करती है। गुड कंडक्टर से नहीं होगा, इसके अलावा ये फूड के साथ रिएक्ट नहीं करता, ऐसा नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे जो इसकी मेलिएबल प्रॉपर्टी होती है जिससे ये आपके थिन शीट में कन्वर्ट हो सकता है, इस प्रॉपर्टी की वजह से हम एल्यूमिनियम के फॉइल पेपर यहाँ पे यूज़ करते हैं। इस क्वेश्चन का सी जो ऑप्शन है यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पे हम लोगों को बोल रखा है, एक टेबल आपको दे रखी है जिसमें आपको यहाँ पे क्या है कि एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दे रखा है और आपको मेल्टिंग पॉइंट इनका अलग अलग दे रखा है। अब यहाँ पे सेल्सियस में आपको मेल्टिंग पॉइंट दे रखा है, आपको बताना है कि विच ऑफ दिस मटेरियल वुड बी यूज इन स्मॉल करंट रेटिंग फ्यूज इन अ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। इनमें से कौन से हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इनकी प्रॉपर्टी में दो चीज़ें दे रखी हैं। सबसे पहले तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और इनका एक जो आपका स्पेसिफिक आपकी जो इनके रेजिस्टेंस होती है वो चीज़ें दे रखी हैं। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे, इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी जो है सूटेबल होगी। तो मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो कम होना चाहिए, साथ ही साथ रेजिस्टेंस जो होगा वो स्मॉल सर्किट का ज़्यादा होना चाहिए, तब हम इसे यहाँ पे फ्यूज़ के तरह यूज़ करेंगे। फ्यूज़ क्या होता है, फ्यूज़ एक तरीके से सेफ्टी डिवाइस का काम करता है जो कि एक तरीके से एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ करंट को रोकता है। तो इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हमें फ़ायदा हो सकता है, और साथ ही साथ किस चीज़ में हमें फ़ायदा हो सकता है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखूँ तो आपको मैच द फॉलोइंग यहाँ पे दे रखा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हार्मोन जो एक ग्लैंड और उनकी डेफिशिएंसी यहाँ पे दे रखी है। तो देखिए यहाँ पे अगर आपको एक या दो भी पता है तो भी आप इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। जैसा कि हमें पता है कि थायराइड जो है वो आपका इसकी डेफिशिएंसी से गॉइटर हो जाता है। एक ऑप्शन आपको ए और डी दोनों में दिख रहा है, और इसके अलावा यहाँ पे अगला अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को अगला दे रखा है पेनक्रियाज। अब देखिए पेनक्रियाज अगर अपना काम सही से नहीं करे तो डायबिटीज़ हो जाता है, और डायबिटीज़ हमने पढ़ा भी है कि इसके लिए यहाँ पे इंसुलिन की इंजेक्शन दी जाती है। आप इन दोनों को मैच करके देखिए, आपको डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट मिल जाएगा। इसके अलावा अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखूँ तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को जो दे रखा है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि एक टेस्टर है जो कि हम यूज़ कर रहे हैं टू चेक द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ लिक्विड दैट इज फाउंड दैट बल्ब ऑफ अ टेस्टर डिड नॉट ग्लो। तो देखिए बल्ब जो है वो ग्लो नहीं कर रहा है, ये मिला। विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट विल एबल टू एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशन। तो देखिए दो एक्सप्लेनेशन हमें दे रखी है, इनमें से कौन सा एक्सप्लेनेशन सही होगी हमें वो देखना है। पहला, द सर्किट ऑफ द टेस्टर रिमेन इनकम्प्लीट, यानी कि जो टेस्टर का सर्किट है वो इनकम्प्लीट हो सकता है, तो इस वजह से बल्ब ना ग्लो किया, ये सही है। इसके अलावा है द करंट थ्रू द टेस्टर इज टू वीक, यानी कि जो टेस्टर से जो करंट जा रहा है वो भी थोड़ा वीक हो सकता है, इस वजह से ग्लो ना किया हो। तो ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, इस वजह से आपका बल्ब ग्लो नहीं किया होगा। इस क्वेश्चन का सी जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन अभी आपको क्लियर हुए होंगे। अब चलिए कुछ और क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ ताकि ये सेशन आपका और ज़्यादा इफेक्टिव बन सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने जिसमें बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इन वाटर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए या तो आपके पास आयंस फ्री होने चाहिए, या आप उसमें क्या करो, या आप उसमें एसिड या बेस कुछ इस तरीके से आप चीज़ें डाल दो। तो देखिए कॉमन सॉल्ट डाल के भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किया जा सकता है, कास्टिक सोडा ऐड करके किया जा सकता है, लेमन जूस ऐड करके किया जा सकता है। बट जब आप यहाँ पे शुगर सॉल्यूशन आप डालते हैं तो इससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन।
इसके अलावा अगर मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूँ तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को इस तरीके से दे रखा है, जिसमें आपको यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं 3 सॉइल की, 3 तरीके के आपके जो 3 टाइप हैं सॉइल के, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ABC की फॉर्म में दे रखे हैं। और ये बोल रखा है इनमें से कौन सा आपका बेस्ट चीज़ों को यहाँ पे एक तरीके से रिप्रेजेंट करेगा। तो 3 टाइप के सॉइल और इनकी प्रॉपर्टी हमें इनका बता रखा है, इनमें किस तरीके का प्रपोर्शन, किस तरीके के पार्टिकल होते हैं और कितना ये वाटर यहाँ पे रिटेन कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को बोल रखा है कि जो लार्ज नंबर ऑफ बिग पार्टिकल, इसमें काफ़ी ज़्यादा बड़े पार्टिकल होते हैं और वाटर रिटेंशन कैपेसिटी जो होगी इसमें कम होगी। और नेक्स्ट में बोल रखा है कि लार्ज नंबर ऑफ फाइन पार्टिकल, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे बारीक पार्टिकल होंगे और वाटर रिटेंशन कैपेसिटी इनकी कैसी होगी, इनकी ज़्यादा होगी। इसके अलावा अगला है यहाँ पे सेम अमाउंट ऑफ बिग एंड फाइन पार्टिकल और इनकी मॉडरेट होती है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका करेक्ट दे रखा है वो दे रखा है बी और सी, क्योंकि अगर आपके पास पार्टिकल होंगे तो उसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बिल्कुल लो नहीं हो सकती। तो यहाँ पे ये आपको सही नहीं दे रखा है, यहाँ पे आपको बी और सी सही दे रखा है, जो कि आपको सी ऑप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूँ, जिसमें बोल रखा है द केमिकल एडेड टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन अ फूड सैंपल आर। कौन कौन से केमिकल हम फूड सैंपल में ऐड करते हैं जब हम प्रोटीन के टेस्ट को यहाँ पे करते हैं। मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के टेस्ट को डिस्कस किया था, जिसके अंदर आप यहाँ पे जिंक सल्फेट ऐड नहीं करते, बेकिंग सोडा भी ऐड नहीं करते। जिंक सल्फेट और जो कास्टिक सोडा होता है ये भी हम ऐड नहीं करते और बेकिंग सोडा भी हम ऐड नहीं करते। प्रोटीन के टेस्ट के लिए हम यहाँ पे कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा यहाँ पे ऐड करते हैं और इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बी ऑप्शन। अब देखिए अगर मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूँ, जिसमें बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग साउंड। अब देखिए साउंड से रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट दे रखा है, ये आपको पूछ रखा है। पहला ऑप्शन हमें दे रखा है कि साउंड अगर आप यहाँ पे वॉयलिन और फ्लूट से प्रोड्यूस करते हो, वो भी सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, तो सेम स्पीड में आपका वो फ्लो करेगी। तो ये यहाँ पे सही है, क्योंकि आपको गलत ऑप्शन को ढूंढना है, तो ये आंसर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। अगला है कि 2 साउंड वेव जिसकी सेम इंटेंसिटी होगी उसकी लाउडनेस भी हमेशा सेम होगी। तो देखिए लाउडनेस जो होता है वह एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता और इस वजह से ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत दे रखी है। तो यहाँ पे बी ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगले ऑप्शन में हमें बोल रखा है जो स्पीड ऑफ साउंड होगी वो भी एक हॉट एयर में एक रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होगी। ये यहाँ पे सही स्टेटमेंट है, क्योंकि आपको गलत को चुनना है, तो ये नहीं होगा। और अगले में है कि स्पीड ऑफ साउंड जो होता है वो डेंसिटी ऑफ मीडियम से अफेक्ट होता है, तो ये भी सही है, क्योंकि आपको गलत ऑप्शन को ढूंढना था, इसलिए ये नहीं होगा। इस क्वेश्चन का बी जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को अलग अलग आपको रिएक्टेंट जो है दे रखा है और यहाँ पे बोल रखा है रिएक्शन विल बी टेक्स प्लेस इन, इनमें से किस में आपके रिएक्शन जो है वो आपका पॉसिबल हो सकती है। तो आपको ये यहाँ पे सर्च करना है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो पहले दूसरे 4 यहाँ पे अलग अलग रिएक्शन दे रखी है, बट अगर आप देखें तो जिंक आपका लेस रिएक्टिव होता है एल्यूमिनियम से, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। आयरन जो होगा वो एल्यूमिनियम से लेस रिएक्टिव होगा, तो ये नहीं होगा। आयरन जो होता है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये रिएक्शन हो जाएगा। और जिंक जो होता है ये भी कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये भी हो जाएगा। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन में रिएक्शन कहाँ कहाँ पॉसिबल हो सकती है, ये हमसे अगर पूछा गया है तो यहाँ पे आप कहोगे कि सी और डी में रिएक्शन यहाँ पे पॉसिबल हो सकती है। तो इस क्वेश्चन का डी जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बोल रखा है एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट का, जिसको हम एक्स बोलते हैं, जिसके 3 पार्ट होते हैं, जिसमें से वाई जो होता है मेनली आपका एक रिसेप्टिव सरफेस माना जाता है पॉलन ग्रेन का, और फर्टिलाइजेशन जेड में होता है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम प्लांट के अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को आप क्या बोलते हैं, आप पिस्टल या कार्पल बोलते हो, जो कि आपको ए और डी में दे रखा है। इसके अलावा यहाँ पे वाई के बारे में क्या बता रखा है, ये एक रिसेप्टिव सरफेस है जो कि पॉलन ग्रेन को रिसीव करता है, ये होता है आपका स्टिग्मा।
और जहाँ पर आपका फर्टिलाइजेशन होता है वो होता है ओव्यूल। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दे रखा है वो यहाँ पे करेक्ट है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको कोई भी ऑप्शन यहाँ पे जो है आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग शैडो फॉर्मेशन। इनमें से शैडो फॉर्मेशन के रिगार्डिंग हम लोगों को कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं दे रखा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है अ येलो ऑब्जेक्ट कास्ट अ ब्लैक शेडो। तो देखिए किसी भी कलर का ऑब्जेक्ट हमेशा ब्लैक ही शेडो देगा, तो ये यहाँ पे सही है। येलो ऑब्जेक्ट ब्लैक शेडो देगा तो ये तो है ही। शेडो जो होता है वो ओपेक ऑब्जेक्ट्स के थ्रू मिलता है, ओपेक ऑब्जेक्ट जिससे आर पार कोई चीज़ नहीं दिखती, ये सही है। और शेडो जो होगी, लेंथ ऑफ द शेडो इज ऑलवेज सेम एज द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ये सेम नहीं है। आप खुद भी परछाई को अपने देखना है, कई बार आपकी परछाई आपसे भी कई लंबी दिखाई देती है, तो ये तो लेंथ हमेशा सेम हो जरूरी नहीं है। इसके अलावा द शेप ऑफ द शेडो डिपेंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ लाइट एंड ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही है कि आप लाइट सोर्स से कितना दूर हो और लाइट सोर्स आपसे कितना दूर है, उससे आपके शेडो की लेंथ जो है वो डिसाइड होती है। क्योंकि ये यहाँ पे सही दे रखा है, क्योंकि आपको यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है वो स्टेटमेंट ढूंढना था, इसलिए इस क्वेश्चन का सी जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बोल रखा है पीपल यूजुअली पुट अ राउंड पीस ऑफ क्लोथ ऑन देयर हेड वाइल पुटिंग अ हैवी ऑब्जेक्ट। आपने किसी कुली वगैरह को भी देखा होगा कि वाइट कलर का मतलब किसी भी गमछे वगैरह को वो गोल बना के डाल देते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे उन्हें क्या चीज़ हेल्प मिलेगी, तो देखिए इससे क्या होगा, इससे उन ऑब्जेक्ट का एरिया जो होगा, एरिया ऑफ कांटेक्ट वो इंक्रीज होगा और प्रेशर जो होगा वो कम हो जाएगा। और प्रेशर कम होने के लिए इस तरीके का किसी भी हैवी ऑब्जेक्ट को उठाने से पहले राउंड पीस ऑफ क्लोथ को यहाँ पे डाला जाता है। तो देखिए एरिया डिक्रीज नहीं होता, एरिया इंक्रीज होता है आपका कांटेक्ट का, जिसके वजह से आपका जो प्रेशर होगा वो कम होगा। प्रेशर को कम करते हैं, फोर्स को कम नहीं करेंगे, फोर्स उतना ही होगा, प्रेशर को कम करने के लिए हम करते हैं। इस क्वेश्चन का ए जो होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब चलिए मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, जिसमें बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग साउंड वेव। साउंड वेव जो होगा इनसे रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है साउंड वेव ट्रैवल फास्टेस्ट इन गैसेस। फास्टेस्ट इन गैसेस नहीं होता, फास्टेस्ट आपको गैस में नहीं देखने को मिलता। इसके अलावा ह्यूमन बीइंग को जो साउंड हेयर होगी वो 15,000 हर्ट्ज आपको हो जाएगी। तो देखिए 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक सुनाई देती है, तो 15,000 हर्ट्ज में यहाँ पे सुनाई देगी। इस हिसाब से ये स्टेटमेंट सही है। साउंड जो होता है वो रिफ्लेक्ट नहीं होता, गलत है। एको जो होता है आपने देखा होगा उसमें साउंड रिफ्लेक्ट देखने को मिलता है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो होता है वो आपका फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, ये यहाँ पे गलत है। तो इस क्वेश्चन का बी जो ऑप्शन सही है, जिसमें बता रखा है कि ह्यूमन बीइंग को जो साउंड हेयर होगा वो 15,000 हर्ट्ज हो सकता है। इसके अलावा हम लोगों को अगला क्वेश्चन यहाँ पे असर्शन रीजन दे रखा है, जिसके अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बोल रखा है वाटर कैन यूज टू फायर एक्सटिंग्विशर कॉज बाय शॉर्ट सर्किट। देखिए शॉर्ट सर्किट से जब आग लगती है तो पानी यूज़ नहीं करते हैं, और इसका यहाँ पे जो अलग से रीज़न क्या दे रखा है, ये बोल रखा है कि वाटर लोअर द इग्निशियस टेम्परेचर ऑफ बर्निंग मटेरियल। ये तो सही है, वाटर जो होगा इग्निशियस टेम्परेचर को कम कर देगा, पर कभी भी शॉर्ट सर्किट से होने वाली जो यहाँ पे आग पकड़ता है उसमें आप पानी यूज़ नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन का सी जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूँ तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि एक्स हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, कौन सा है, लिवर। तो यहाँ पे ए और सी में से एक आंसर सही होगा। इट सिक्रीट वाई, ये वाई सिक्रीट करता है जो कि बाइल जूस है, ये यहाँ पे दोनों में दे रखा है। और जो स्टोर कहाँ होता है, ये स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सी ऑप्शन। इसके अलावा अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है विच ऑफ द फैक्टर ऑन विच द शेडो फॉर्मेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट डिपेंड, यानी कि कौन से फैक्टर पे डिपेंड नहीं करेगा। तो देखिए ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करेगा बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट पे तो डिपेंड करेगा ना किसकी शेडो बन रही है। इसके बाद डिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा,
पोजीशन पे भी डिपेंड नहीं करेगा, कलर पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि किसी भी कलर का आप शेडो बनाओ, मतलब ऑब्जेक्ट किसी भी कलर का हो, उसका शेडो किस तरीके का बनता है, उसका शेडो हमेशा आपका ब्लैक कलर का बनेगा, तो उसके कलर पे डिपेंड नहीं करेगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करूँ, जिसमें बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिकॉशन आर टू बी टेकन वाइल शॉर्टिंग अ बार मैग्नेट। एक बार मैग्नेट को, अगर आप बार मैग्नेट को यूज़ कर रहे हो तो आपको कौन से प्रिकॉशन यहाँ पे लेने पड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि अगर आप बार मैग्नेट को अलग करना चाह रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे पहले ऑप्शन में बार मैग्नेट शुड बी स्टोर इन पेयर सच दैट लाइक पोल्स आर ऑन सेम साइड, लाइक पोल्स सेम साइड में हो, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला है अ पेयर ऑफ बार मैग्नेट शुड बी सेपरेटेड बाय वुडन पीस। अब देखिए बार मैग्नेट से हम वुडन पीस थोड़ी सेपरेट करेंगे, ये तो गलत ही है। द एंड ऑफ बार मैग्नेट शुड बी कनेक्टेड बाय सॉफ्ट आयरन पीस, अगर सॉफ्ट आयरन पीस के साथ रखेंगे तो वो तो सारे जुड़ जाएंगे, चिपक जाएंगे, तो ये यहाँ पे गलत है। दे शुड बी स्टोर इन वुडन बॉक्स। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना होता है, हमें जो लाइक पोल्स हैं उन्हें सेम साइड में रखना पड़ता है ताकि उनमें क्या हो, वो अट्रैक्ट ना हो। यहाँ पर जो प्रिकॉशन ये लिया जाता है, यहाँ पे ए जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। इसके अलावा हम लोगों को यहाँ पे एक मैच द फॉलोइंग यहाँ पे दे रखा है, जिसमें हमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन और ऑर्गेनिज्म यहाँ पे दे रखा है। तो देखिए होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है अमीबा और ह्यूमन दोनों शो करते हैं। तो बी का सेकंड आपको दे रखा है ए और डी ऑप्शन में, तो ए और डी में से आपका इनमें से कोई एक ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। और इसके अलावा अगर आप देखें तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होते हैं प्लांट दिखाते हैं और साथ में एल्गी भी दिखाते हैं। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल गया कि यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, ए ऑप्शन है। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूँ, अब देखिए मैं सारे ऑप्शन को डिस्कस नहीं करती जिसमें रिक्वायर्ड नहीं होता। जिस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है हम पक्का पूरा डिस्कस करेंगे, जिसमें रिक्वायर्ड नहीं है उसमें क्यों डिस्कस करना। अब देखिए यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट वुड हैपन रेस्पेक्टिवली टू द बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इफ सॉल्ट इज एडेड टू इट। सॉल्ट को अगर ऐड करेंगे तो इनके बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, अगर आप सॉल्ट डालते हो, अगर आप नॉर्मल पानी को गर्म करो, नॉर्मल पानी को अगर आप गर्म करते हो और उसमें नमक डाल के गर्म करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, यानी कि थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाएगा। पर अगर आप सॉल्ट डालते हो, जैसे कि जहाँ बहुत बर्फ़बारी पड़ती है वो अपने घर के सामने सॉल्ट भी छिड़कते हैं ताकि क्या हो, उनके घर के सामने जो बर्फ़ हो वो आपकी पिघल जाए, तो फ्रीजिंग पॉइंट इसका कम हो जाता है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बी ऑप्शन। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, अ बुक लेइंग एट रेस्ट ऑन अ टेबल। अगर एक टेबल के ऊपर एक बुक को हमने इस तरीके से यहाँ पे रख दिया तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे क्या चीज़ यहाँ पे सही बोल रखा है। तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है स्टैटिक फ्रिक्शन इज द ओनली फोर्स एक्ट ऑन इट। स्टैटिक फ्रिक्शन ही फोर्स लगेगा, गलत है बिल्कुल। इसके अलावा ग्रेविटेशन फोर्स अकेला लगेगा, ये यहाँ पे गलत है। कोई फोर्स ही नहीं लगेगा, यहाँ पे गलत है। अब जो बुक है वो टेबल के ऊपर इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे अ पेयर ऑफ बैलेंस फोर्स उसमें लग रहा है, जितना फोर्स ऊपर से लग रहा है उतना फोर्स नीचे से लग रहा है, तभी वो बुक जो है टेबल के ऊपर स्टिक है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, वो है आपका डी ऑप्शन। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूँ तो यहाँ पे बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल इमेज। अब देखिए वर्चुअल इमेज इनमें से कौन सा ग्रुप आपका फॉर्म करता है। एक तो कॉन्वेक्स मिरर आपका वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, कॉन्केव लेंस आपका वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है और प्लेन मिरर आपका वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। अब यहाँ पे अगर आप पहले ऑप्शन में देखेंगे तो आपको कॉन्वेक्स मिरर के साथ साथ यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है। कॉन्वेक्स लेंस आपका रियल इमेज भी बनाता है, कॉन्केव लेंस भी रियल इमेज बनाता है और साथ में कॉन्केव जो मिरर है, कॉन्केव मिरर जो है वो आपका रियल इमेज बनाता है। तो यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव मिरर और कॉन्केव मिरर की वजह से ए, सी और डी यहाँ पे करेक्ट नहीं है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन, जिसमें कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव लेंस और प्लेन मिरर यहाँ पे आपको बता रखा है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इंडिविजुअली ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एंड रे ऑफ लाइट। अब देखिए यहाँ पे अगर आप रे ऑफ लाइट और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो कि एक बार मैग्नेट के अराउंड इस तरीके से बनती है,
इसके बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है आपको सही और गलत दे रखी है, मतलब कौन सी स्टेटमेंट सही दे रखी है ये आपको यहाँ पे पता करनी है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक थियोरेटिकल कंस्ट्रक्ट है और साथ ही साथ एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन हम कर सकते हैं किसी भी फिजिकल फिनोमिना का। देखिए हम दिखा के इस तरीके से मैग्नेट से इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका दोनों ही सही है, यहाँ पर क्या 1 और 2। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएं तो यहाँ पे बोल रखा है यू हैड मेड अ पिन होल कैमरा एंड यू ऑब्टेन द इमेज ऑफ अ डिस्टेंस कलर बिल्डिंग ऑन इट्स स्क्रीन। द इमेज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन इज ऑलवेज, जो इमेज बनेगी वो किस तरीके से बनेगी आपसे ये पूछ रखा है। तो देखिए इमेज जो बनेगी रियल बनती है, पिन होल कैमरा में इन्वर्टेड इमेज बनती है, इरेक्ट नहीं बनती। तो इरेक्ट वाले ऑप्शन को आप यहाँ पे काट लीजिए, लिटरली इन्वर्टेड नहीं बनती है, इरेक्ट नहीं बनती है। तो आपको यहाँ पे सीधा सीधा अगर आप एक एक ऑप्शन को भी हर चीज़ से काटते जाएं तो आपको यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट मिल जाएगा, यानी कि रियल, इन्वर्टेड, कलर और हाईली डिमिश, मतलब काफ़ी छोटी इमेज आपको देखने को मिलेगी पिन होल कैमरा के अंदर। इसके अलावा अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाएं तो यहाँ पे बोल रखा है कि चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जाइलम। जाइलम से रिलेटेड इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ पे चूज करना है। जाइलम क्या है? एक टिश्यू है, ये सही है। इसके अलावा एक पाइप लाइक वेसल है, ये सही है। साथ ही साथ ये यहाँ पे फूड, ये फूड होगा, फूड और न्यूट्रिएंट को ट्रांसफर करता है लीफ से और अदर पार्ट में। तो ये यहाँ पे गलत है, क्योंकि जाइलम नहीं, ये काम कौन करता है? ये काम यहाँ पे फ्लोएम करता है। और क्योंकि आपको गलत ऑप्शन चूज करना था इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे सही दे रखा है। इसके अलावा अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है व्हेन ह्यूमन बीइंग इनहेल ऑक्सीजन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट डज नॉट टेक्स प्लेस। तो इनमें से कौन सा मूवमेंट टेक प्लेस नहीं होगा? द एयर इज ड्रॉन आउट थ्रू द नॉस्ट्रल। अब देखिए एयर जो होगा वो बाहर निकलेगा, ये यहाँ पे नहीं होगा। तो देखिए ड्रॉन इन, एयर जो होगा वो तो अंदर जाएगा ही जाएगा, रिब्स बाहर आएंगी। इसके अलावा डायफ्राम मूव अप, डायफ्राम मूव अप नहीं होता, वो नीचे की तरफ मूव होता है जब हम एयर को इनहेल करते हैं। तो डायफ्राम हमारा नीचे की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ नहीं जाता। तो यहाँ पर सी जो है ये क्वेश्चन का आंसर होगा। और एयर इनहेल करेंगे तो लंग्स एक्सपैंड होगा ही होगा। तो इनमें से आपका कौन सा मूवमेंट नहीं होगा कि डायफ्राम अब ऊपर की तरफ ना जाके डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है। तो इस क्वेश्चन का सी जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है कि एक्स एक ऐसा विटामिन है जो कि फैट सॉल्युबल है, जो कि हमारी स्किन और जो आईज को हेल्दी बनाने का काम करता है। स्किन और आईज को विटामिन ए हेल्दी बनाता है। और साथ ही साथ जो वाई है ये क्या कर रहा है? वाई रिप्रेजेंट अ फूड आइटम विच इज़ रिच इन दिस विटामिन। अब देखिए वाई एक ऐसा फूड है जो कि जिसमें ये वाला विटामिन ज़्यादा होता है। तो आपको ये बताना है कि इसमें क्या करेक्ट आंसर है। तो देखिए यहाँ पे सिट्रस फ्रूट में तो विटामिन ए ज़्यादा होगा नहीं, तो यहाँ पे विटामिन ए और येलो फ्रूट जो होते हैं इनमें आपको क्या देखने को मिलेगा? इनमें आपको विटामिन ए ज़्यादा देखने को मिलेगा। और विटामिन ए जो होगा हमारे आईज और स्किन को हेल्दी रखेगा। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करें तो इसमें बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंप्राइजेस लिक्विड विच आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लिक्विड जो गुड कंडक्टर होंगे इलेक्ट्रिसिटी के, उसके ग्रुप को आपको यहाँ पे ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो लेमन जूस जो होता है एक गुड कंडक्टर होता है। वेजिटेबल ऑयल आपका गुड कंडक्टर नहीं कहलाएगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे डिस्टिल वाटर देखते हैं तो ये भी गुड कंडक्टर नहीं होगा। और यहाँ पे वेजिटेबल ऑयल जो है ये भी गुड कंडक्टर नहीं है। तो यहाँ पर आपको सी ऑप्शन मिलेगा जिसमें आपको लेमन जूस, विनेगर और टैप वाटर जो है ये आपके पेयर ऐसे हैं जो कि गुड कंडक्टर यहाँ पे कहलाएंगे। इस क्वेश्चन का सी जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब देखिए अगले क्वेश्चन में हम लोगों को बोल रखा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग। इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है? साउंड कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। तो साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता वैक्यूम से, यही स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। और यहाँ पे बोल रखा है हायर द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन हायर द पिच, ये यहाँ पे सही है। इसके अलावा जो यहाँ पे वाइब्रेटरी ऑब्जेक्ट होंगी वो ऑसिलेशन प्रोड्यूस करेंगे, ये भी यहाँ पे सही है।
और जो साउंड प्रोड्यूस होते हैं यहाँ पे हम लोगों के फ्लूट से, वो एयर कॉलम से होते हैं। ये भी यहाँ पे सही है, एयर कॉलम से ही निकलते हैं। तो यहाँ पर गलत क्या है कि साउंड आपके वैक्यूम से गमन करती है, ये यहाँ पे गलत दे रखा है। साउंड कभी भी वैक्यूम से ट्रैवल नहीं करती। इसके अलावा अगला है कि हम जो कंपाइलेशन करते हैं डेटा का, जो इंडेंजर एनिमल जो ख़त्म होने वाले हैं, ख़त्म हो गए हैं, उसके लिए एक बुक का नाम दिया गया है, एनसीईआरटी में भी बताया गया है, ये है रेड डेटा बुक। ग्रीन, ब्राउन या वाइट, येलो इस तरीके की कोई बुक नहीं होती। जो बुक होती है उसको हम रेड डेटा बुक के नाम से जानते हैं, जिसमें सारे इंडेंजर स्पीसीज की आपकी यहाँ पे इंफॉर्मेशन को रखा जाता है। और एक्स और वाई आपका, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है, एक्स और वाई आपका एलिमेंट है जो कि हाईली रिएक्टिव है एयर के साथ, जिसको आप केरोसिन के अंदर भी स्टोर करके रखते हो। तो एक्स और वाई क्या है, या आपने नॉर्मली भी सुना होगा, ये आपके होते हैं सोडियम और पोटेशियम, जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में भी सबसे ऊपर आते हैं, पोटेशियम देन सोडियम। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सी जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो कई क्वेश्चन तो आपको बहुत ही ईजी लगेंगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे बोल रखा है, एक्स एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल में ह्यूमन बीइंग के प्रेजेंट होता है, जो कि यहाँ पे डाइजेशन ऑफ फूड में यहाँ पे एक तरीके से ऐड होता है। तो एक्स क्या है, एक्स यहाँ पे होता है हमारे जीवाणु, बैक्टीरिया। ये कहीं ना कहीं हमारे एक ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो यहाँ पे पहला बोल रखा है कि जो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है उसमें एक क्रोमोसोम होता है, ऐसा नहीं है। इसके अलावा अनफर्टिलाइज एग में आपके 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो देखिए 23 पेयर जो होते हैं वो आपके ऑटोसोम कहलाते हैं, एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम होता है। अब यहाँ पे बोल रखा है अनफर्टिलाइज एग में आपका एक एक्स होता है जो कि सेक्स क्रोमोसोम यहाँ पे कहलाता है, और या फिर अनफर्टिलाइज एग में 12 क्रोमोसोम होते हैं, तो 22 क्रोमोसोम होते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये सही है कि जो अनफर्टिलाइज एग होता है उसमें एक एक्स क्रोमोसोम होता है जो कि सेक्स क्रोमोसोम यहाँ पे कहलाता है। ये जो आपका स्टेटमेंट है यहाँ पे क्या सही है, यहाँ पे सी जो स्टेटमेंट है ये सही है, जो कि आपका फीमेल की बॉडी में एक एक्स क्रोमोसोम आपका अनफर्टिलाइज एग के फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जिसको हम सेक्स क्रोमोसोम भी बोलते हैं। अब देखिए अगले क्वेश्चन में हमें बोल रखा है कि एक मेटल पी है जो कि एक यहाँ पे दूसरे मेटल वाई क्यू को यहाँ पे क्या कर रहा है, उसके सॉल्ट से यहाँ पे डिस्प्लेस कर रहा है, बट आर को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा उसके सॉल्ट सोल्यूशन से। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा लीस्ट रिएक्टिव है। पी क्या कर रहा है, क्यू को हटा पा रहा है, पर पी जो है वो आर को नहीं हटा पा रहा है। तो आर तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा और क्यू सबसे कम रिएक्टिव है, क्योंकि क्यू को पी ने हटा दिया पर पी आर को नहीं हटा पा रहा है। तो पी होगा बीच में और क्यू होगा सबसे लास्ट में। तो इस हिसाब से क्यू जो है सबसे कम रिएक्टिव है, जो कि बी ऑप्शन में आपको दे रखा है। अब ये लास्ट क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे ह्यूमन बीइंग के वेन से रिलेटेड दे रखा है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन करके आप मेंशन कर दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। आज के सेशन में इतना ही। इस सेशन से आई होप आपकी एक बेसिक रिवीजन यहाँ पे हो गई होगी। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।